ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लू होता है। लू सो रही होती है और वो एक नाइटमेयर देख रही होती है। फिर हमें लू का ड्रीम दिखाया जाता है। लू अपने ड्रीम में नॉवेल की एक विलन होती है जो कि जब स्टेयर्स पर चढ़ती है तो वो हीरोइन को नीचे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से हीरोइन मर जाती है। और लू उस हीरोइन को कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम मेरे रास्ते में मत आना, फैंग सिर्फ मेरा है। और फिर वो स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लू एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है। वो कहती है कि हैं, मैं यहाँ पर कैसे आ गई, और ये सब कुछ तो वैसा ही है जैसे मैंने अपने ख्वाब में देखा था। मैं तो अपने ख्वाब में एक विलन थी जिसको उसके घर से भी बाहर निकाल दिया गया था, और ये लड़की जो मेरे सामने बैठी हुई है यही तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। ड्रीम में भी ऐसा ही हुआ था कि मैं इसके साथ बैठी हुई थी और तब इसने मुझसे फैंग फैमिली के बारे में सारी बुराइयां करवाई थी और उसको रिकॉर्ड करके उसको फैंग फैमिली को सुना दिया था, जिसकी वजह से मुझे फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। फिर लू उस लड़की के सामने फैंग की बुराइयां करने से अवॉइड करती है और उसकी अच्छी अच्छी बातें बताने लग जाती है। वो कहती है कि वो तो बहुत ही अच्छा है, मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है, तो इसलिए अब मुझे जाना होगा, फैंग मेरा वेट कर रहा होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जाओ हैरान होती है कि ये क्या कहकर चली गई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि घर वापस आती है तो सामने ही फैंग रीडिंग कर रहा होता है। वो फैंग के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो घर के अंदर चली जाती है और पेपर पर लिखकर उससे बात कर रही होती है। वो उसको कहती है कि क्या आज रात हम लोग डिनर पर जा सकते हैं। तो फैंग भी एक पेपर पर कुछ लिखता है और उसको कहता है ठीक है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और अंदर भाग जाती है। फिर दूसरी तरफ हमें लू को दिखाया जाता है जो कि बेड पर बैठी हुई होती है और अपने नॉवेल के बारे में ही सोच रही होती है। वो कहती है कि ये दुनिया तो बिल्कुल एक नॉवेल की दुनिया की तरह है। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और वो भी उसके साइड पर बैठ जाता है। वो फैंग से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस करती है और फैंग अपनी डायरी पर लिख कर उसको जवाब दे रहा होता है। फिर लू सोचती है कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है हमारे रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, और लू काफ़ी खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लू फौरन से उठकर बैठ जाती है। ये सब उसका ख्वाब होता है। वो कहती है कि क्या आज मैं फिर से लेट हो गई हूँ। तो फैंग उसको पीछे मुड़ के देखता है और बाहर निकलकर डोर बंद कर देता है और स्माइल करता है कि ये तो कितनी पागल है। फिर अगले सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि कंपनी में काम कर रही होती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है कि आज मुझे बारबेक्यू पर जाने का दिल कर रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। लेकिन उसकी फ्रेंड उसको मना कर देती है, कहती है कि मेरे और भी बहुत से काम हैं। तो फिर लू फैंग को मैसेज करती है कि मुझे तुम्हारे साथ बारबेक्यू पर जाना है। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि मीटिंग अटेंड कर रहा होता है और लू के उसको बार बार मैसेजेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत इरिटेट हो जाता है। और बाकी सब लोग भी फैंग को देख रहे होते हैं कि ये अपने मोबाइल को क्यों यूज कर रहा है। आज सभी परेशान होते हैं क्योंकि फैंग आज मीटिंग में मोबाइल यूज करता है और फिर वो मैसेज करता है लू को कि मैं नहीं आ सकता, आज मेरा ओवर टाइम है। ये मैसेज देखकर लू का मुंह उतर जाता है। वो कहती है कि ये कितना अनोइंग है, मेरी एक बात भी नहीं मान रहा। चलो खैर है, अब मैं इसको दोबारा मैसेज नहीं करूंगी। और दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि बार बार अपने मोबाइल को चेक करता है कि क्या कहीं लू का मैसेज आ तो नहीं गया। फिर फैंग बाकी सबको मीटिंग रूम से बाहर निकाल देता है और नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आई हुई होती है ताकि वो बारबेक्यू खा सके। जब वेटर उसके सामने खाना रख के चला जाता है तभी वहाँ से लू के कजन आ जाती है और वो कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। और फिर वो और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर लू की कजन लू को बहुत अजीब बातें बोलने लगती है। वो उसको कहती है कि तुम तो अभी तक बिल्कुल बच्ची हो, देखो किस तरह तुम अजीब सा बैग लेकर आई हो, इस तरह का बैग तो मैं स्कूल लेकर जाया करती थी, और तुम यहाँ पर अकेले बारबेक्यू के लिए आई हो, तुम्हारे साथ कोई और नहीं आया क्या। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ से फैंग भी अंदर आ जाता है और लू फैंग को देखती ही रह जाती है। तो उसकी कजन कहती है कि इस काइंड के आदमी को तो तुम देखो भी मत, ये तुम्हारी किस्मत में थोड़ी होगा। फिर फैंग लू को देख लेता है और वो भी उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है। फिर लू अपनी कजन को कहती है कि ये मेरे साथ ही आया है और फैंग लू को मैसेज के जरिए ये बात बताता है कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे चला जाता हूँ तो तुम मुझे मिल गई। तो लू कहती है कि कोई बात नहीं और फिर लू उसकी कजन के बॉयफ्रेंड को बुरा भला बोलने लगती है। तो लू की कजन गुस्से में आ जाती है और उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं यहाँ पर VIP हूँ और मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकलवा सकता हूँ। फिर वो मैनेजर को कॉल करता है। जब मैनेजर वहाँ पर आता है तो वो लू की कजन और उसके बॉयफ्रेंड को कहता है कि अब आप दोनों यहाँ से चले जाएं क्योंकि अब हमारे VIP फैंग हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फैंग और लू वापस चेयर पर आकर बैठ जाते हैं। वो दोनों बारबेक्यू खाते हैं। खाना खाने के बाद लू कहती है कि बारबेक्यू तो दुनिया की सबसे अच्छी डिश है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है।
तो फैंग सोचता है कि क्या हैप्पीनेस किसी के लिए इतनी सिंपल भी हो सकती है कि कुछ खाकर ही उसको हैप्पी फील हो जाए। फिर खाना खाने के बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तो असिस्टेंट उन दोनों को साथ देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि फैंग, और वो भी किसी लड़की के साथ और इस तरह, ये तो हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। वो आंखें फाड़ फाड़ के उन दोनों को देख रहा होता है। और फिर फैंग और लू साथ में जूस भी पीते हैं और फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि बात लेकर आती है और अपना वेट चेक कर रही होती है और वो कहती है कि मेरा वेट तो कितना ज्यादा हो रहा है। तभी वहाँ से फैंग आ जाता है तो वो फैंग की आंखों पर हाथ रख देती है और कहती है कि प्लीज ये मत देखना। और फिर वो फौरन से नीचे उतरती है और उससे पूछती है कि तुमने कुछ देखा तो नहीं था। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। तो वो कहती है अच्छी बात है, वैसे भी ये गर्ल्स का सीक्रेट होता है, उनका वेट नहीं देखना चाहिए। फिर वो भागकर वहाँ से चली जाती है और बेड में लेट जाती है। फिर हमें लेट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू बार बार अपना हाथ फैंग के ऊपर रख देती थी। फैंग पहले तो इरिटेट होता है लेकिन फिर वो चुप करके सो जाता है। जब लू की आंख खुलती है तो वो फैंग को अपने इतने क्लोज देखकर पहले तो हैरान होती है लेकिन फिर वो स्माइल करती है और तभी फैंग भी उठ जाता है और उसके क्लोज आ जाता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि सुबह उठती है और कहती है कि क्या मैं आज फिर से लेट हो गई हूँ। फिर वो टाइम देखती है और कहती है कि नहीं, आज तो मैं टाइम पर हूँ, यानी फैंग मुझे अवॉइड कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस में होती है। तभी वो फैंग को मैसेज करती है कि आज क्या हम रात में डिनर कर सकते हैं। तो फैंग कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और वो लू को कहती है आज तो तुमने अपने घर भी जाना था ना। तो लू शॉक होती है और कहती है कि ये बात तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। फिर वो फौरन से फैंग को मैसेज करती है और कहती है कि डिनर हम फिर कभी कर लेंगे, आज मैंने घर जाना है। और वो सोच रही होती है कि मेरी कजन भी आज मेरे घर आएगी और अगर उसने मॉम डैड को ये बता दिया कि मैंने इतनी अचानक शादी कर ली है तो फिर क्या होगा, मुझे भागना होगा। फिर वो भागती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उसकी कजन अपने मॉम डैड के साथ वहाँ पर बैठी हुई होती है और डैड कहते हैं कि क्या ये तुम बात सच कह रही हो, क्या सच में लू ने किसी से शादी कर ली है। तो उसकी कजन कहती है कि जी हाँ, मैंने खुद देखा है। तभी वहाँ से लू आ जाती है और वो भी सोफे पे आकर बैठ जाती है। कहती है मैं लेट हो गई हूँ लेकिन उसके लिए सॉरी। फिर डैड लू से पूछते हैं कि क्या तुमने शादी कर ली है, वो भी हमें बिना बताए और इतनी जल्दी। तो लू कहती है कि हाँ, मैंने शादी कर ली है। तभी लू के साथ उसका भाई बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि फैंग से शादी की है उसने। फिर एक न्यूज चलती है जिसके अंदर न्यूज एंकर फैंग से बात कर रही होती है। फैंग का इंटरव्यू हो रहा होता है। तभी लू टीवी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हाँ यही तो है मेरा हस्बैंड, वो बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल एक आयरन मैन की तरह है। तो डैड कहते हैं कि तुम क्यों डे ड्रीमिंग कर रही हो। और दूसरी तरफ हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि कार से उतरता है और उसका गार्ड उसके साथ होता है। उसके पास बहुत से गिफ्ट्स भी होते हैं और फिर वो लू के घर पर भी पहुंच जाता है। तो वो डोर नॉक करता है और जब लू डोर ओपन करती है तो वो इतनी हैरान होती है कि वो फिर से डोर बंद कर देती है। फिर वो दोबारा डोर ओपन करती है और तब फैंग अंदर आ जाता है। उसको देखकर सब लोग हैरान होते हैं। फिर लू फैंग को लाकर एक सोफे पर बिठा देती है और बाकी सब लोग फैंग से बात करने की कोशिश करते हैं और फैंग कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तो तभी लू की कजन की मॉम कहती हैं कि तुमने तो एक म्यूट हस्बैंड से शादी की है, क्या तुम पागल हो चुकी हो क्या। ये सुनकर लू के डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम लोग मेरे सन इन लॉ के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। फिर लू की मॉम उन तीनों को वहाँ से बाहर निकाल देती है और डोर बंद करके वो सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। फिर लू की मॉम और डैड फैंग से सॉरी करते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे रिलेटिव्स हैं और ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो फैंग उनको लिखकर बताता है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। फिर लू की मॉम और डैड कहते हैं कि तुम दोनों बैठो, हम लोग तब तक खाना बना लेते हैं। फिर वो दोनों किचन में चले जाते हैं। तो लू को भी कुछ याद आता है और वो भी फौरन किचन में चली जाती है। फिर वो कहती है कि डैड, मैंने आपको ये बात कहनी थी कि प्लीज आप किसी को भी ये बात मत बताइएगा कि मैं फैंग फैमिली में शादी करके गई हूँ। तो डैड कहते हैं कि तुम ये बात हर किसी से क्यों छुपाती हो, एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा। तो वो कहती है कि नहीं, ये मैरिज वैसे भी ग्रैंडपा ने अरेंज की थी और वो कल मेरे ख्वाब में भी आए थे। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मुझे ये किसी को भी नहीं बताना, अगर मैंने ये हर किसी को बता दिया तो ये हमारे लिए एक मिसफॉर्च्यून होगा। तो डैड कहते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और फैंग लू को स्माइल करके देख रहा होता है कि ये लड़की तो पूरी ड्रामा क्वीन है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सारे एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो लू फैंग को देखती है और वो बहुत खुश होकर खाना खा रहा होता है। तो वो अपने डैड को कहती है कि डैड आप मुझे घर के लिए भी खाना दे देना। फिर वो फैंग को कहती है कि मुझे पता है कि ये खाना तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे डैड की कुकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ये सुनकर डैड और मॉम दोनों स्माइल करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि ये चेक कर रही होती है कि फैंग की फैमिली तो सिर्फ वही है, तो उसको ही उसके इलाज के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए। तो वो अपने फोन पर चेक करती है कि किसी तरह फैंग की बीमारी का कोई इलाज निकल आए। फिर फैंग वहाँ पर आकर बैठ जाता है।
तो लू उसको कहती है कि मैंने तुम्हारी बारे में बहुत ज़्यादा सर्च किया है, यानी कि तुम्हारी डिजीज़ के बारे में, और मुझे पता चला है कि फैमिली की कोऑपरेशन से ये डिजीज़ बहुत जल्द ठीक हो जाती है। तो तुम्हारी तो फैमिली मैं ही हूँ ना, तो इसलिए मैं तुम्हें फुल कोऑपरेट करूँगी। हर महीने तुम्हारे पास डॉक्टर आएगा तुम्हें चेक करने, और तुमने उनके साथ भी कोऑपरेट करना है। तो फैंग अपना सर हिलाता है और फिर वो सोचता है कि पता नहीं क्यों ये खुद को मेरी फैमिली समझती है, लेकिन मुझे इसके साथ रहकर पता नहीं इतना अच्छा क्यों लगता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि लेट नाइट वर्क कर रहा होता है। उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है तो वो अपनी मेडिसिन ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर लू आ जाती है और वो फैंग के पास एक पेपर रखती है और उसको कहती है कि डॉक्टर बहुत जल्द आएंगे और ये सब कुछ है जो मैंने तुम्हारी डिजीज के बारे में सर्च किया है, ये तुम देख लेना। ठीक है, अब मैं जाती हूँ, तुम आराम से अपना काम कर लो। और फैंग उसको देखता ही रह जाता है। फिर वो सोचता है कि पता नहीं क्यों इसकी प्रेजेंस मुझे कंफर्टेबल फील करवाती है। मैं तो जितना इससे दूर भागना चाहता हूँ उतना इसके पास आ रहा हूँ। फिर वो स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड जाओ के साथ होती है। लू ने एक न्यूज एंकर की तरह ड्रेसअप किया हुआ होता है। तभी ऊपर से स्टेयर से एक लड़की आती है और लू उसको देखकर कहती है कि लगता है कि मेरी नॉवेल की हीरोइन आ चुकी है। और दूसरी तरफ से वो एक लड़के को देखती है। वो लड़का फैंग का भाई होता है और जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं वो लड़की फैंग के भाई से टकरा जाती है। तो लू कहती है कि अब एक ट्विस्ट आएगा, हीरोइन एक लड़के से टकराई है और अब ये लड़का इसको कॉम्पेंसेट करेगा। हमें बस ये देखना है कि आगे आगे क्या होता है। फिर वो देखती है कि तो वो लड़की जब फैंग के भाई से टकराई थी तो उसका गिटार नीचे गिर गया था और उसने फैंग के भाई को कहा था कि तुम मुझे इसके लिए कम्पेंसेट करोगे। तभी फैंग का भाई लू को वहाँ पर देख लेता है तो लू वहाँ से भागने लगती है, लेकिन फैंग का भाई उसको रोक लेता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं, मैंने कम्पेंसेट करना है। तो लू सोचती है कि अगर मैंने इसको पैसे दे दिए तो हमारी कहानी चेंज हो जाएगी और कहानी का प्लॉट भी बदल जाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ कि इसको कहती हूँ मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो वो लू को कहता है कि कहाँ खो गई हो, मुझे पैसे चाहिए। तो लू कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। फैंग का भाई कहता है कि अच्छा, यानी कि तुम मेरे बड़े भाई की वाइफ हो और तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, कुछ पैसे तुम मुझे दे दो उधार के तौर पर, फिर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो लू कहती है कि कहा तो है कि मेरे पास पैसे नहीं है। फैंग का भाई कहता है कि अच्छा, यानी जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए थे और मेरा भाई तुम्हें देता रहता है वो सारा तुम अपने पेरेंट्स को देती रहती हो, तो तुम सच में एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो। तो लू कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपनी वॉच दे देती हूँ। तो फैंग का भाई कहता है कि मैं इस वॉच का क्या करूँगा। तभी वो लड़की लू के हाथ से वो वॉच ले लेती है और फैंग के भाई को कहती है कि जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटा देते तब तक ये वॉच मैं अपने पास रखूंगी और जब तुम मुझे पैसे दे दोगे तो ये वॉच तुम लेकर जा सकते हो। फिर वो लड़की फैंग के भाई के साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। लू सोचती है कि अच्छा, यानी अब नंबर एक्सचेंज हो चुका है, तो अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जाती है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड भी होती है। तो एक लड़की उनको बताती है कि ये तो फैंग ने अरेंज किया है। लू सोचती है कि जब फैंग यहाँ पर आएगा तो मैं उसके साथ ऐसे बिहेव करूंगी जैसे हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, ताकि किसी को भी कुछ शक ना हो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से फैंग और उसका असिस्टेंट भी आ जाता है और इधर जाओ अपनी फ्रेंड के साथ होती है। तभी एक लड़की आती है और जाओ को कहती है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो जाओ लू को वहीं पर छोड़कर चली जाती है और फैंग जब इधर आता है तो वो लू को वहाँ पर खड़ा हुआ देख लेता है। फिर वो असिस्टेंट के साथ टेबल पर जाकर बैठ जाता है और लू जाओ के पास जाती है। उनकी यूएसबी में कोई मसला आ गया होता है जिसकी वजह से अभी तक कॉन्फ्रेंस स्टार्ट नहीं हुई होती है। जाओ भी बहुत परेशान होती है और उसके साथ जो बाकी लड़कियां खड़ी होती हैं वो कहती हैं कि अभी तुम इसको छोड़ दो, हम लोग बाकी ग्रुप्स को प्ले करवा देते हैं, फिर तुम अपने ग्रुप को करवा देना। लेकिन लू हार नहीं मानती है और कोशिश करती रहती है। फाइनली उसका प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस रूम में लग जाता है, यूएसबी काम कर जाती है और जाओ और लू बहुत ज्यादा खुश होती हैं। सब लोगों को उनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है और फैंग भी लू से काफी इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि लेट नाइट घर पर जा रही होती है। फिर वहाँ पर फैंग की कार रुकती है और असिस्टेंट आकर डोर ओपन करता है। लू फैंग को देखकर स्माइल करती है और दूसरी तरफ हम लोग दो आदमियों को देखते हैं। वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि ये लू ही है ना, ये तो बहुत मासूम बनने की कोशिश करती है, इसके पास तो कुछ खाने पीने को भी नहीं होता था और अब ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रही है, यानी कुछ तो गड़बड़ है जो ये हमसे छुपा रही है। जितनी ये मासूम दिखती है ये उतनी मासूम है नहीं। और दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि फैंग को कहती है कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ताकि हम लोग घर साथ जा सकें। फैंग ये सुनकर हैरान होता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता।
फिर लू के पास जाओ की कॉल आ जाती है और वो उसको खुश होकर बता रही होती है कि तुम्हें पता है कि जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने प्ले किया है उसके हमें 80 मिलियन मिले हैं। तो लू कहती है क्या 80 मिलियन? फिर जाओ कहती है कि हाँ, और वो भी हमें फैंग ग्रुप ने भेजे हैं। ये सुनकर लू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो चीखने लगती है। वो कॉल कट करती है और फैंग से कोई बात करने लगती है, लेकिन तभी फैंग कहता है कि प्लीज कार में इतना अनसेफ बिहेवियर मत करना और तुम थोड़ी देर सुकून से बैठ जाना। तो लू कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम एक फेमस बिजनेसमैन बन सकते हो। तुम बहुत ही ज्यादा जनरस हो, तुम हार्डवर्क को भी अप्रिशिएट करते हो और उसके अलावा तुम में बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं। ये सब कुछ सुनकर फैंग स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि जूस पी रही होती है। तभी उसके पास फैंग का मैसेज आता है। फैंग उसको मैसेज करता है कि डॉक्टर ने भी आना है तो इसीलिए तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा। तो वो उसको ओके का रिप्लाई कर देती है। फिर फैंग के भाई की तरफ से मैसेज आता है कि मैं नीचे आया हुआ हूँ कंपनी में, तुम जल्दी आओ, मुझे तुमसे मिलना है। ये सुनकर लू हैरान हो जाती है और कहती है कि उसको किसी ने देख ना लिया हो, तो वो फौरन से भागती है। फिर दूसरी तरफ जब लू फैंग के भाई के पास जाती है तो कहती है कि तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी वॉच वापस करने के लिए आया था। और हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ लू की कजन ये सब कुछ देख रही होती है। वो कहती है कि लू किसके साथ बात कर रही है। और इधर फैंग का भाई लू को एक पैकेट भी देता है। वो उसको कहता है कि ये ब्रेकफास्ट है, तुम ये कर लेना। फिर उसके बाद वो बाइक पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। तो लू फौरन से उस बॉक्स को खोलती है और खाना खाने लग जाती है। और वो ये भी सोच रही होती है कि गॉड ने मुझे एक दफा फिर ये मेरे पास चांस दिया है कि मैं अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट दोबारा लिख सकती हूँ, तो क्यों ना मैं इस दफा बहुत अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखूं जिसमें सब कुछ ही ठीक हो। फिर वो स्माइल करती है और दूसरी तरफ हम लोग लू की कजन को देखते हैं। वो कहती है कि अच्छा, तो यानी कि ये फैंग का भाई था। तो लू फैंग के साथ इन्वॉल्व भी है। अब तुम देखो लू, मैं तुम्हारी रेपुटेशन को किस तरह खत्म करती हूँ। अब तुम्हारा बहुत ही बुरा अंजाम होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू की फ्रेंड को देखते हैं जिसके पास मैसेज आता है कि लू को अपनी कंपनी से फायर कर दिया गया है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, क्या आपको पता है कि लू को उसकी कंपनी से फायर कर दिया गया है? मैं ये सब कुछ देखने के लिए जा रही हूँ। तो मॉम भी बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि चलो चलो, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ कर आ जाती हूँ। वैसे ये लू के साथ बहुत अच्छा हुआ है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि अपना सारा सामान एक बॉक्स के अंदर डाल रही होती है। जब वो अपनी कंपनी से बाहर आती है तो उसके सामने जाओ आ जाती है और वो उसको कहती है कि क्या तुम्हें सच में फायर कर दिया गया है? अब तुम किधर जाओगी? तो लू कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कहीं और कुछ भी देख लूंगी। अभी वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि वहाँ से एक आदमी आ जाता है और वो कहता है कि अरे लू, तुम क्या फायर हो चुकी हो? तुम तो वैसे भी हर आदमी के साथ आराम से घूम सकती हो, तो तुम्हें न्यू जॉब ढूंढने में क्या मसला होगा? तभी वहाँ पर लू की कजन भी आ जाती है और उसको कहती है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हें फायर कर दिया गया है, और वैसे भी तुम तो फैंग फैमिली के साथ रिलेशन में हो ना, तो तुम अपना कोई न्यू ठिकाना आराम से ढूंढ लोगी। तो लू कहती है कि नहीं, वो मेरा हस्बैंड है। तो लू की कजन को इस बात पर यकीन ही नहीं आता है और वो कहती है कि अगर फैंग तुम्हारा हस्बैंड हुआ तो मैं तुमसे अपने किए सारे कामों की माफी मांगूंगी। मैंने तुम्हारे साथ जितना भी बुरा किया है मैं उस सब के लिए तुम्हें सॉरी करूंगी। फिर हम लोग वहाँ से देखते हैं कि फैंग अपनी कार से निकलकर वहाँ पर आ जाता है। उसको देखकर लू की कजन शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या ये मिस्टर फैंग है? और लू फैंग को देखकर स्माइल करती है। फिर लू अपनी कजन से कहती है कि ये है मेरा हस्बैंड फैंग। तो लू की कजन बहुत हैरान होती है। फिर लू कहती है कि चलो, अब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे अपोलोजाइज करोगी अपनी मिस्टेक के लिए। तुमने ही मुझे कंपनी से बाहर निकाला है ना, तो अब मुझसे कर लो अपोलोजाइज, मैं सुन रही हूँ। तो लू की कजन कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, हम दोनों बहनों के दरमियान मजाक तो चल सकता है ना। फिर लू की कजन वहाँ से भाग जाती है और वो लड़का भी वहाँ से चला जाता है। तो लू जाओ को कहती है कि नेक्स्ट टाइम हम डिनर पर मिलेंगे, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जाओ कहती है कि ये दोनों तो एक साथ कितने प्यारे लगते हैं ना। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू और फैंग को कार में देखते हैं। लू फैंग को कहती है कि तुम वहाँ पर इतनी अचानक कैसे आ गए थे? तो फैंग कहता है मैं सिर्फ एज अ हस्बैंड अपना रोल प्ले कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो लू स्माइल करती है और कहती है ठीक है, आज मैं ग्रैंडफादर से जरूर मिलूंगी। और फिर वो कुछ सोचती है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर लू एक विलन का रोल प्ले कर रही थी। उसने फैंग फैमिली का जीना हराम कर रखा था और फिर वो फैंग को अपनी फैमिली की शिकायतें कर रही थी कि तुम्हारी फैमिली ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। फिर सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है और लू सोचती है कि इस दफा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। इस दफा मैं अपनी इमेज को बहुत ही अच्छा बनाऊंगी जब मैं ग्रैंडपा से मिलूंगी।
फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लू और फैंग दोनों ग्रैंडपा के घर पर पहुंच जाते हैं। लू कहती है कि हम दोनों को एक बेस्ट कपल दिखने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होगा और अच्छे से एक दूसरे के साथ बिहेव करना पड़ेगा ताकि ग्रैंडपा को हमारे ऊपर शक ना हो। फिर लू फैंग को कहती है कि क्या तुम मेरी शोल्डर पर हाथ रख सकते हो ताकि हम लोग एक दूसरे के क्लोज लगें। तो फैंग लू के कमर पर हाथ रख देता है तो लू हैरान हो जाती है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं ग्रैंडपा के पास। ग्रैंडपा उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर ग्रैंडपा लू को अपनी यंग एज की पिक्स भी दिखाते हैं तो लू कहती है कि बिल्कुल आप तो बहुत ज्यादा हैंडसम थे यंग एज में। तो ग्रैंडपा स्माइल करते हैं और उसको कहते हैं कि आओ आओ बैठ जाओ अब। फिर फैंग और लू बैठ जाते हैं और उधर फैंग के 2 और भाई भी बैठे हुए होते हैं और वो दोनों किसी बात पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो फैंग टेबल को टैप करके उनको बस करने को बोलता है तो वो दोनों सीधे हो जाते हैं। तभी लू सोचती है कहानी का प्लॉट तो ये था कि फैंग उन दोनों को अब आगे जाकर नहीं संभाल सकेगा। ये दोनों भाई एक दूसरे के ही एनिमी बन जाएंगे और ये इसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा। फैंग जब इन दोनों को कंट्रोल करने में फेल हो जाएगा तो वो वहाँ से साइड पर चला जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि इस कहानी में क्या होता है, क्या कहानी में ये सब कुछ हो सकेगा। लू यही बात सोचने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि परेशानी से फैंग को देख रही होती है जो चेयर पर बैठा हुआ होता है। उसकी थेरेपी चल रही होती है और वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। फिर लू सोचती है कि ये तरीका तो बहुत अच्छा है थेरेपी का कि एक इंसान को उसकी पास्ट लाइफ के अंदर दोबारा ले जाया जाए ताकि वो अपने पास्ट को एक दफा फिर से एक्सपीरियंस करे और उसको पता चले कि ये चीज इतनी बड़ी नहीं थी। अब उसको अपनी प्रेजेंट लाइफ पर फोकस करना चाहिए। फिर लू भागती हुई जाती है और वहाँ पर लाइट्स ऑन कर देती है। फिर डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और लू को कहते हैं कि ये थेरेपी बहुत अच्छी रही है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ही जल्द फैंग बोलने लगेगा। हो सकता है कि 3 से 4 दिन बाद इसका इंसोम्निया डिसऑर्डर भी खत्म हो जाए और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर जाएगा। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और लू ये सोचकर बहुत खुश होती है कि फैंग अब वापस ठीक होने जा रहा है। फिर लू फैंग के क्लोज होकर बैठ जाती है और फैंग काफी टायर्ड लग रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि फैंग का इंतजार कर रही होती है। लू के पास एक सूप भी होता है। जब फैंग वहाँ पर आता है तो वो सूप लू उसको दे देती है और कहती है कि ये तुम पी लो, जब तुम इसको पियोगे तो तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे। तो फैंग वो सारा सूप पी लेता है और फिर हम लोग लेट नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग लू को हग कर लेता है सोते हुए। तो लू की आँख खुल जाती है और वो कहती है कि क्या ये मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रही, फैंग ने मुझे क्यों हग किया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर लू ब्रेकफास्ट कर रही होती है। उसके पास मेड आती है और मेड उसको कहती है कि मैं आज रात भी सूप प्रिपेयर कर दूंगी, क्या आपके लिए भी प्रिपेयर करूं या फिर सिर्फ मास्टर के लिए करूं। तो लू कहती है कि नहीं नहीं, एक काम करो, आज सूप मत प्रिपेयर करो, मैं वैसे भी बहुत दिनों से सो नहीं सकी हूँ सही से। देन सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम लोग देखते हैं लू हर रात फैंग के बहुत ज्यादा क्लोज होती थी, इस वजह से उसको नींद नहीं आती थी और बहुत अजीब उसको लगता था। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और लू उस सर्वेंट को कहती है कि प्लीज तुम आज मत प्रिपेयर करो सूप, तुम एक काम करो, 1-2 दिन बाद कर लेना, क्योंकि रोजाना सूप पीना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ना। वैसे भी वो मेडिसिन ले रहा है तो फिर बस आज सूप रहने दो। तो मेड ओके करके वहाँ से चली जाती है और फैंग वहाँ पर सोफे पर आकर बैठता है। तो लू को कुछ काम होता है, वो बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं लू सो रही होती है और फैंग जब बेड पर आकर बैठता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई सूप नहीं होता है। तो फैंग सोचता है कि क्या लू आज मेरे लिए सूप बनाना भूल गई है, लेकिन इसने कभी ऐसा किया तो नहीं। तो फिर वो बेड पर लेट जाता है और वो दोबारा से लू को हग कर लेता है। तो लू अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि आज तो इसने सूप भी नहीं पिया, तो फिर इसने मुझे हग क्यों किया है। लेकिन फिर वो स्माइल करती है और दोबारा से सो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लू नूडल्स खा रही होती है। तभी फैंग का उसके पास मैसेज आता है। फैंग उसको कहता है कि आज हमने एक डिनर पर चलना है और तुम्हें भी मेरे साथ ही जाना होगा, तो इसलिए रेडी रहना। तो लू फैंग को मैसेज करती है कि क्या ये कोई ऑफिशियल डिनर है, तो फिर मैं उसके लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। तो फैंग उसको कहता है कि ये कैजुअल सा डिनर है, लेकिन तुम उसके हिसाब से ही ड्रेसिंग कर लेना। तो लू स्माइल करती है और उसको ओके बोल देती है और वो बहुत खुश होती है कि आज उसने फैंग को अपने और क्लोज कर लिया है, कि फैंग ने उसको खुद इनवाइट किया है कि वो उसके साथ डिनर पर चले। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि फैंग और लू दोनों डिनर पर आए हुए होते हैं। वहाँ पर एक लड़का होता है, वो जब लू को देखता है तो वो फैंग से मिलने के लिए आ जाता है। वो फैंग को कहता है कि क्या फैंग ये आपकी वाइफ है, ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तो फैंग को कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है
और वो लू के बैक पर हाथ रखता है और उसको अपने क्लोज कर लेता है और उस लड़की को कहता है कि हाँ, ये मेरी ही वाइफ है। लेकिन क्योंकि वो म्यूट होता है इसलिए वो कुछ बोलता नहीं बल्कि सिर्फ सोचता है। फिर लू कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं वहाँ से होकर आती हूँ। तभी रास्ते में लू को दो लोग बातें करते हुए मिल जाते हैं। वो दोनों ही लू की बुराइयां कर रहे होते हैं तो लू वहाँ पर जाती है और उस आदमी को बहुत ज्यादा सुनाती है। वो उसको कहती है कि अगर आपने किसी की बुराइयां करनी है तो आप पेरिस में ही रहा करें, यहाँ पर आपको आने की जरूरत ही नहीं है। तभी पीछे से वहाँ पर फैंग भी आ जाता है और वो आदमी लू को बुरा भला बोलकर वहाँ से चला जाता है। लू उसके पीछे उसको मजा चखाने जाने लगती है, लेकिन तभी फैंग पहली दफा लू का नाम लेता है और कहता है कि रुक जाओ, उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, बस काफी है इतना। ये सुनकर लू हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या ये सब कुछ फैंग ने बोला है। फिर वो फैंग के पास वापस आती है और उसको कहती है कि ये सब तुमने बोला था ना, क्या तुम एक दफा दोबारा बोल सकते हो? तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, सच में मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई हीरो हो। और फिर वो अपने दिल में सोचती है कि इतना तो मुझे मक्खन लगाना किसी को आता ही है, हो सकता है कि ये कुछ बोलने लग जाए। तो फैंग टाइप करके उसको बताता है कि मैं अभी चुप रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलना चाहता। तो लू उसको ओके कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रही होती है अपने न्यू बिजनेस के हवाले से। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और वो लू को कहता है कि ग्रैंडपा तुमसे दोबारा मिलना चाहते हैं, क्या तुम उनसे मिलोगी? तो लू कॉल कट करके कहती है क्या तुमने फिर से बोला? और वो बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि देखें आप सब लोग, इसने फिर से बोला है, लेकिन मैंने सोचा था कि ये कोई और बात बोलेगा और इसने तो कुछ और ही बोल दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर वो फैंग से कहती है कि ठीक है, हम दोबारा ग्रैंडपा से मिलने चले जाएंगे जब तुम मुझे लेकर जाओगे तो, लेकिन क्या तुम एक दफा दोबारा बोल सकते हो? तो फैंग ना में सर हिला देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि सो रही होती है। तभी फैंग भी वहाँ आकर लेट जाता है और लू फैंग के क्लोज आ जाती है और उसको हग कर लेती है। तो फैंग भी लू को हग कर लेता है, लेकिन फिर लू फैंग के और क्लोज आती है और ये चीज फैंग को हैरान कर देती है। तो वो लू को साइड पर करता है और बिल्कुल साइड से निकलकर वहाँ से चला जाता है। वो काफी डरा हुआ होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर लू और फैंग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लू कहती है कि फैंग मुझे तो कल बहुत अच्छी नींद आई है, क्या तुम्हें आई? तो फैंग कोई जवाब नहीं देता है। तो लू उसको कहती है कि क्या तुम परेशान हो? तो फैंग हाँ में सर हिलाता है। तो लू सोचती है कि ठीक है, अब मैं इससे और सवाल नहीं करती, पता नहीं है किस वजह से परेशान होगा। और दूसरी तरफ फैंग ये सोच रहा होता है कि कल रात का इसको कोई भी सीन याद नहीं है क्या। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि फैंग अपनी कंपनी में जा रहा होता है। तभी दो एम्प्लॉयज बातें कर रही होती हैं और वो सुनता है। तो एक लड़की कहती है कि फिजिकल अट्रैक्शन तभी होती है जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से लव करता हो, तो उसके सब कॉन्शियस में ऐसा होना शुरू हो जाता है। अगर वो खुद से भी ना करे तो उसका सब कॉन्शियस उसको ऐसा करवा देता है, और ये सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि वो अपने पार्टनर को लाइक करता है। तो फैंग सोचता है कि क्या लू भी मुझे लाइक करती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो चेक कर रहा होता है कि वो अपनी वाइफ को मजीद अपने क्लोज कैसे कर सकता है। और दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि एक आदमी से मिलती है। वो होटल का मालिक होता है। फिर वो उससे कहती है कि क्या मैं यहाँ पर इसको रेंट पर ले लूँ? तो ऑनर बोलता है कि मैं ये आपके नाम ही कर देता हूँ, आपको रेंट पर लेने की क्या जरूरत है, आखिर आप फैंग ग्रुप की वाइफ हैं और आपका फैंग ग्रुप से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ये सुनकर लू स्माइल करती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लू की कजन अपनी मॉम और अपनी अंकल आंट के साथ वहाँ पर आ जाती है। कजन अपनी अंकल आंट को उस होटल में लेकर आई हुई होती है और दोनों अंकल आंट उस कजन की तारीफ करने लग जाते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बच्ची है। फिर लू की कजन लू को वहाँ पर देख लेती है और वो सब लोग लू के पास चले आते हैं। लू कहती है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा है। फिर वो ऑनर को कहती है कि आप एक काम करें, आप इन तीनों के लिए VIP रूम तैयार करवा दें और इनको 10% ऑफ भी दीजिएगा। ये सुनकर लू की कजन खुश हो जाती है कि लू अपने खर्चे पर हम लोगों को अपने होटल में रहने देगी। लेकिन फिर लू कहती है कि कजन तुम इसके लिए पे कर देना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो लू की कजन शॉक होती है और कहती है कि मैं क्यों पे करूँ इस सब के लिए। फिर वहाँ पर ऑनर आता है और लू की कजन को उन रूम की टिकट्स दे देता है। तो लू की कजन कहती है ये मुझे नहीं चाहिए। तो ऑनर कहता है कि अब ये वापस नहीं हो सकती हैं। फिर लू की कजन की मॉम उन अंकल आंट से कहती है कि क्या आप लोग कुछ हमें दे सकते हैं, थोड़ी बहुत आप लोग पे कर दें। तो वो दोनों कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ आप लोगों की वजह से आए हैं। इस लड़की ने हमसे कहा था कि ये हमें यहाँ पर घुमाएगी और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। ये सुनकर लू की
कजिन की मॉम तो वहीं पर ही बेहोश हो जाती हैं कि अब मेरी बेटी को इतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट सीन में लू को देखते हैं जो कि पिक्चर्स क्लिक कर रही होती है। तभी उसको याद आता है कि इस सीन में ये प्लॉट था कि फैंग के दोनों भाई यानी कियान और जी दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, वो भी एक लड़की की वजह से। और इस वजह से फैंग की तबीयत भी खराब हो जाती है और इस तरह सारी स्टोरी का बेड़ा गर्क हो जाता है। और मुझे ये सब कुछ नहीं होने देना, मुझे उस स्टोरी को चेंज करना पड़ेगा। फिर वो फौरन से फैंग को मैसेज करती है कि तुम्हें जल्दी यहाँ पर आना होगा, बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, इसलिए तुम जल्दी आना। और फिर वो जैसे ही होटल में जाती है वो देखती है कि एन एक लड़की के साथ वहाँ से आ रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। तो कियान कहता है कि हम दोनों तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं और अभी हमारी बातचीत चल रही है। तभी वहाँ से जी भी आ जाता है और वो कियान को उस लड़की के साथ देखकर गुस्से में आता है और आगे बढ़कर उससे लड़ने लगता है, लेकिन तभी लू उसको रोक लेती है और कियान को कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो जी फिर से आगे बढ़ने लगता है तो लू उसको दोबारा से रोक देती है और जी को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि थोड़ी देर चुप करके खड़े हो जाओ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ से फैंग भी आ जाता है और फैंग कियान और जी को वहाँ से भेज देता है और वो लड़की कहती है कि ठीक है, अब मुझे भी चलना चाहिए, आप दोनों कैरी रखें। फिर वो भी वहाँ से भाग जाती है। तो फैंग लू को एक मैसेज टाइप करके कहता है तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई। तो लू स्माइल करती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर फैंग दोबारा से मैसेज टाइप करके उसको कहता है तुम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई थी ताकि तुम मेरे दोनों भाइयों की लड़ाई खत्म करवा सको। तो लू यस कहती है और वो बहुत खुश होती है कि उनका रिलेशन अब बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। तभी हम वहाँ से देखते हैं कि वहाँ से लू की कजिन, उसकी मॉम और अंकल आंट भी आ जाते हैं। अंकल और आंट दोनों फैंग को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि फैंग तुम ही हो ना लू के हस्बैंड। तो लू कहती है कि हाँ, यही मेरा हस्बैंड है। तो अंकल कहते हैं कि मेरे बेटे को कोई काम दे दो, मैं चाहता हूँ कि वो इसी होटल में काम करें और मुझे पता है कि ये होटल फैंग फैमिली का ही है, तो इसीलिए अगर तुम मेरे बेटों को काम दे दो तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो लू वहाँ के ऑनर को कहती है आप एक काम करें, जब इनके बेटे आए तो आप लोग इनसे इंटरव्यू मत लीजिएगा बल्कि डायरेक्ट ही इनको रिजेक्ट कर दीजिएगा। ये सुनकर अंकल और आंट दोनों गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि लू तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हारे रिलेटिव हैं और अब फैंग फैमिली भी हमारे साथ जुड़ी है, तो इसका मतलब है कि फैंग फैमिली भी हमारी रिलेटिव है। तो लू कहती है कि फैंग फैमिली आपकी कुछ भी नहीं लगती है। फिर वो फैंग को लेकर एक रूम में चली जाती है और जाने से पहले ऑनर को कहती है कि प्लीज मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को जरूर भेजिएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं लू खाने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर खाने की जगह लू और फैंग के लिए नाइट ड्रेसेस भेज दिए जाते हैं। लू उनको देखकर सोचती है कि ये क्या कर दिया है ऑनर ने। फिर उसको याद आता है कि उसने जिस तरह कहा था तो ऑनर को कुछ और ही लगा था। फिर वो इसी बात पर रिग्रेट करने लग जाती है। तभी फैंग वहाँ पर आता है और कहता है कि ये सब क्या है। तो लू कहती है कि मैंने तो ऑनर को पता नहीं क्या कहा था और उसने ये भेज दिया। फिर वहाँ पर एक वेटर आती है और कहती है कि ऑनर कह रहे हैं कि आप दोनों को कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों की नाइट बहुत ही अच्छी गुजरे। फिर वेटर वहाँ से चली जाती है और लू शर्माने लगती है और फैंग स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग दो लड़कियों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रही होती हैं। एक लड़की कहती है कि तुम्हें पता है कि मिस्टर फैंग अब बोलने लगे हैं। तो दूसरी लड़की कहती है कि लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो या शायद तुम्हें कोई वहम हुआ हो। तो वो वाली लड़की कहती है नहीं, मैंने सच में ये खुद सुना है और बाकी भी बहुत से लोगों ने सुना है ये, और तुम्हें पता है कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये बात लैन भी सुन रही होती है जो कि लू की स्टोरी में नॉवेल की हीरोइन होती है। वो कहती है कि अच्छा, यानी कि अब फैंग ठीक हो रहा है, तो चलो इसको तो देखना पड़ेगा। और वो एक वियर्ड सी स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास असिस्टेंट आता है और उसको एक बॉक्स देकर कहता है कि एक लड़की कहती है कि वो मिसेस फैंग है और उसने ये आपके लिए भेजा है। फिर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है तो फैंग उस बॉक्स को खोलता है। उसके अंदर एक चिट्ठी होती है। तो फैंग को याद आता है कि ऐसी चिट्ठी तो मुझे लू ने लिखी थी ना। तो वो खुश हो जाता है और उसको लगता है कि ये लू ने ही लिखा है उसको। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि आज रात तुम क्या मेरे साथ डिनर पर चलना पसंद करोगे, और मुझे तुम्हारे वो वाला परफ्यूम भी बहुत पसंद है जो तुम लगाते होते हो। ये चिट्ठी पढ़कर फैंग स्माइल करता है और फौरन से उठ जाता है। फिर वो वही वाला परफ्यूम लगाता है और वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाता है। वो लू का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लैन आ जाती है। फिर हमारे सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर लैन ने ही सेम टू सेम लू की जैसी चिट्ठी ही उसको लिखी होती है ताकि फैंग मना न कर सके और फौरन से वहाँ पर आ जाए। अब प्रेजेंट में लैन उसको कहती है क्या तुम कुछ देर के लिए मेरी बात सुन सकते हो। तो फैंग कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात भी नहीं सुननी है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन
देन लैन एक रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है। उस रिकॉर्डिंग में लू की आवाज होती है और वो कहती है कि ये शादी तो मेरे ग्रैंडफादर ने तय की थी, वरना मैं एक म्यूट हस्बैंड क्यों चाहती। मैं तो ऐसा हस्बैंड चाहती जो मेरे साथ बोलता रहे। मैं अपनी लाइफ को इतने खतरे में कभी भी ना डालती। फिर रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है और लैन कहती है कि देखा तुमने, लू तुम्हारे बारे में यही सोचती है और तुम हो कि उसके पीछे ही भागते रहते हो। तो फैंग कहता है कि मुझे अपनी वाइफ पर पूरा यकीन है, वो ऐसी बात कभी भी नहीं कर सकती है। फिर फैंग वहाँ से चला जाता है और लैन कहती है तुम्हें अपनी वाइफ पर इतना ज्यादा बिलीव है, कोई बात नहीं, तुम्हारा ये बिलीव भी मैं खत्म कर दूंगी। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि काम कर रहा होता है। उसके पास लू आती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो फैंग कार की कीज उसके सामने रखता है। तो लू कहती है कि क्या ये कार मेरे लिए है, तुमने एक न्यू कार बाय की है। तो फैंग टाइप करके उसको कहता है कि ये कार तुम्हारे लिए ही है, क्या तुम्हें ये अच्छी लगी। तो लू कहती है कि ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है और वो बहुत खुश होती है। तभी फैंग को याद आता है कि उसने कहीं पर पढ़ा था कि एक अच्छा हस्बैंड वही होता है जो कि अपनी वाइफ का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। और लू को इतना खुश देखकर फैंग भी खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ लंच कर रही होती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ से फैंग और उसका असिस्टेंट भी उन दोनों को ऐसे देख लेते हैं। फिर फैंग को लैन की बातें याद आ जाती हैं, तो वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ फैंग अभी भी लैन के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि क्या वो सही बोल रही थी, लेकिन मुझे लू तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती है। लेकिन फिर वो सोचता है कि लू भी सही है, वो भी एक म्यूट हस्बैंड के साथ अपनी सारी लाइफ कैसे गुजार सकती है। लू एक ऐसा सन है जो कि थोड़ी देर के लिए ही मेरे ऊपर शाइन कर रहा है, फिर उसकी रोशनी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और ये सब सोचकर फैंग सैड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग फैंग को देखते हैं। जब वो घर जाता है तो लू उसको हग कर लेती है और कहती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, मैं ये बात बहुत टाइम से नोट कर रही हूँ। तो फैंग उसको कहता है कि मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तो ये सुनकर लू हैरान होती है और कहती है कि मैं हमेशा से तुम्हें ही पसंद करती थी और तुम्हें ही पसंद करती रहूंगी। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है और मुझे लगता है कि तुम खुद से ही जालिस हो रहे हो। ये सुनकर फैंग भी हैरान होता है, लेकिन वो खुश भी होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि कंपनी में होती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लू फैंग को बता रही होती है कि जो लड़का मेरे साथ था वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। और फैंग भी बहुत गौर से उन दोनों को देख रहा होता है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और लू कहती है फैंग भी मेरे बारे में कितना ज्यादा पॉसेसिव है ना। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत सही नहीं है। तो लू हैरान हो जाती है और अपने डैड को कॉल करती है। तो डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत खराब है बेटा, तुम्हें चाहिए कि तुम जल्द घर आ जाओ। फिर वो फौरन से भागती हुई ऑफिस से बाहर जाती है तो सामने से ही फैंग आ जाता है और वो उसको हग कर लेता है। फैंग लू को कंसोल करता है और कहता है तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम अभी जाएंगे वहाँ पर और देखना तुम्हारी मॉम बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगी। और दूसरी तरफ हम लोग लू के मॉम और डैड को देखते हैं। वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी डोर खुलता है और वहाँ पर लू और फैंग आ जाते हैं। तो लू की मॉम कहती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो लू रोते हुए अपनी मॉम को हग कर लेती है और कहती है कि मॉम ये कैसा मजाक था, डैड ने मुझसे कहा कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो लू की मॉम अपने हस्बैंड को कहती हैं कि मैंने आपसे कहा था कि आप सिर्फ लू को डिनर पर बुलाएं और आपने ये क्या कहा उसको, आपने बहुत गलत किया है। फिर वो लू को कहती हैं मैं ग्रोसरी करने के लिए गई थी और वहाँ पर मुझे स्प्रेन हो गया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। फिर वो फैंग को कहती हैं कि आओ तुम भी आकर बैठो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सब बहुत खुश होते हैं और वो खाना खा रहे होते हैं। तभी लू के डैड फैंग को कहते हैं कि आओ हम दोनों ड्रिंक करते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। तो लू की मॉम कहती हैं कि तुम एक काम करो, तुम इसको रूम में लेकर जाओ, मैं इसके लिए एक हैंगओवर ड्रिंक बनाकर लाती हूँ। वो ड्रिंक करने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो लू फैंग को रूम में ले जाती है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। फिर लू फैंग को देखकर स्माइल करती है और फैंग ड्रंक होता है लेकिन वो उसको किस कर देता है। फिर वो लोग वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब वो सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब लू की मॉम लू को कहती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। तो लू कहती है कि शायद गर्मी बहुत ज्यादा है इस वजह से हो रहा है, लेकिन मॉम अब हमें चलना चाहिए। फिर वो फैंग को वहाँ से लेकर चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग फैंग को ऑफिस में देखते हैं। तभी वहाँ पर लैन आ जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि लू को तो खाना बनाना भी नहीं आता है, क्या तुम मेरे साथ रिलेशन रख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना भी आता है। तो
फैंग कहता है कि आज से तुम फायर्ड हो। लैन हैरान हो जाती है और कहती है क्या कहा तुमने? तुम एक लड़की की वजह से मुझे फायर कर रहे हो? तो फैंग कहता है कि मैं उस लड़की की वजह से कुछ भी कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि सोफे पर सो रही होती है। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और उसको उठाता है। उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें भूख लग रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आया हूँ। तो लू बहुत खुश हो जाती है। तभी उसको कॉल आती है एक बार क्लब से और उसको बताया जाता है कि फैंग के दोनों भाई कियान और जी दोनों आपस में लड़ रहे हैं, वो भी एक लड़की की वजह से। ये सुनकर लू को गुस्सा आ जाता है और वो फैंग को सब कुछ बताती है और कहती है कि ये कहानी कहाँ जा रही है, ये सब कुछ तो प्लॉट में नहीं था। लेकिन फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब फैंग और लू उन दोनों के पास जाते हैं तो लू जी को एक थप्पड़ मारती है और फिर वो दोनों सीधे खड़े हो जाते हैं। फिर वो उन दोनों को एक बहनों की तरह समझाती है, वो भी बड़ी बहन की तरह। वो उन दोनों को कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें कितनी मुश्किल से पाला है, फिर भी तुम लोग एक लड़की के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हो, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? तो फिर कियान और जी दोनों फैंग और लू से सॉरी करते हैं और फिर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और प्रॉमिस करके जाते हैं कि आइंदा वो कभी भी नहीं लड़ेंगे। और उनका प्रॉमिस सुनकर लू स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। उसके पास लू आती है और कहती है कि क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है? फैंग उसको बताता है कि मैं बहुत छोटा था जब मेरे मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वहाँ पर बहुत ज्यादा आग थी। मैं उन दोनों को बचाना चाहता था लेकिन मैं उनको नहीं बचा पाया। तो मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं अपनी मॉम और अपने डैड को नहीं बचा पाया, वो दोनों उसी फायर में बर्न हो गए थे। तो लू कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम उस वक्त सिर्फ 6 या 7 ईयर्स के ही होगे और इतना छोटा बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए तुम अपने आप को फॉल्ट देना बंद कर दो। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी पास्ट लाइफ को बढ़ाकर अपनी आगे वाली लाइफ को गुजारो। देखो तुम्हारे 2 भाई भी तो हैं, वो भी तो तुम्हारे साथ ही है ना। फिर लू फैंग को कंसोल करती है और उसके शोल्डर पर अपना सर रख देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि एक नाइटमेयर देख रही होती है जिसमें वो एक जगह पर गई हुई होती है और वो फैंग का इंतजार करती है, लेकिन वहाँ पर फैंग नहीं आता, बल्कि उसको पता चलता है कि फैंग की तो डेथ हो गई है। ये सुनकर वो डर जाती है और फिर अचानक ही उसकी आंख खुलती है, वो नीचे आती है और पानी पीती है। तभी वहाँ पर कियान आ जाता है, यानी फैंग का भाई। वो फिर लू को बताता है कि फैंग तो हेलीकॉप्टर पर गया हुआ है। ये सुनकर लू के हाथ से ग्लास गिर जाता है और वो कहती है कि वो कब तक वापस आएगा। तो जी कहता है कि वो बहुत जल्द ही वापस आ जाएगा, बस तुम फिक्र मत करो। तो लू उसको कहती है कि मुझे फौरन से उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर उसका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेगा। फिर वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। तो लू कहती है कि कहाँ पर है फैंग? तो फैंग का भाई कहता है कि अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, पता नहीं वो इतनी लेट क्यों कर रहा है। ये सुनकर लू डर जाती है और उसको लगता है कि जैसे उसके नॉवेल में भी इस तरह का हुआ था कि हीरो लास्ट पर मर गया था। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो भी मर जाएगा। ये सुनकर वो रोने लग जाती है और वो जी को कहती है कि कुछ भी करो लेकिन फैंग को वापस ले आओ, मैं उसको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ, प्लीज उसको कुछ भी करके वापस ले आओ। तो जी उसको कहता है कि फैंग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत जल्द ही तुम्हारे पास आएगा, तुम देखना। लेकिन लू कोई भी बात नहीं सुन रही होती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से फैंग आ जाता है और लू उसकी तरफ भागती है और उसको हग कर लेती है। फिर फैंग कहता है कि मैंने जाने से पहले तुम्हारे मोबाइल से सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे जिसमें तुमने मुझसे अपना लव कन्फेस किया था, तो क्या तुम वो दोबारा करोगी? तो लू कहती है कि तुम बहुत बुरे हो और फिर फैंग उसको हग कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जी और कियान दोनों ही ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो दोनों ही लू और फैंग की एनिवर्सरी पर आए हुए होते हैं। फिर जी कहता है कि हमारे भाई ने तो अपनी शादी के 6 महीने बाद ही एनिवर्सरी रख ली है और कियान स्माइल करता है। फिर वहाँ से फैंग और लू भी आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी होते हैं और बाकी सब लोग भी इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और सब लोग बहुत हंसते हैं। और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की यहीं पर एंडिंग हो जाती है।